Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 9, that is Resilience. This video is first video from this unit, and this unit is in block 3 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. ये वीडियो उनके लिए है. ये जो चैप्टर है मैं इसको 4 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ. ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा और इससे इस चैप्टर से कनेक्टेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. सो रिजीलियंस होता है हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. ये टर्म मैं यूज़ करूँगी इसके लिए. मतलब जो तकलीफ़ों में भी अपने रास्ते खोज लेते हैं, जो परेशानियों में भी अपने रास्ते खोज लेते हैं, तो वो जो क्वालिटी होती है उसको हम रिजीलियंस कहते हैं. आपने आसपास के बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे तो नहीं बोल सकती, कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है. कुछ एडवर्स चीज़ें उन्होंने फेस की होती हैं. मे बी उनके जब वो उस टाइम पे या फिर उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम पे या किसी और टाइम पे. सो ये जो ऐसी सिचुएशंस थी जो नॉर्मल से हटके थी, एबनॉर्मल थी, थ्रेटनिंग थी, जिससे लाइफ पे भी खतरा बन सकता था. एंड वो एडवर्सिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं. नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, देन फाइनेंशियल लॉस. कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो आपने देखा होगा कई लोग तो उस मेहनत करके फिर से अपने बिजनेस को रीबिल्ड करते हैं या कुछ और काम शुरू कर देते हैं. कुछ लोगों की न्यूज़ में भी आपने सुना होगा जो अपनी लाइफ भी ले लेते हैं, जो दैट्स अ क्राइम एक्चुअली, जो भी सुसाइडल थॉट्स सुसाइडल एक्ट करते हैं. किसी की जान ले लेते हैं, अपने परिवार की जान ले लेते हैं, खुद की जान ले लेते हैं. तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. ये उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने आप को इन चीज़ों में को नहीं, गलत चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते. तो फिजिकल इलनेस हो गई, वायलेंस हो गया. कई वायलेंस भी तरह तरह का होता है ना. लेडीज़ भी कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है. डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बोलूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ जो फिजिकल होता है वो नहीं होता, उसके अलावा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है, जिसको हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं. हमें लगता है कोई बात नहीं, बट देन वो भी चीज़ें लोग फेस करते हैं. तो बहुत सारे हम सारे ही लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट फेस करते हैं. बट वो जब एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो जाती है तब उसको फेस करके जो आगे बढ़ गया वही सिकंदर होता है. और उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है कि वो ऐसा क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या क्या स्टडी हुई है और हम कैसे अपनी रिजिलियंस को बढ़ा सकते हैं. ये भी हम इस चैप्टर के एंड तक सीख लेंगे. सो जो भी कॉमनली चैलेंजेस को फेस करते हैं, सो जितनी भी उनकी सिचुएशंस होती हैं स्कूल से लेके कॉलेज में या कुछ हमारी लाइफ में भी ऐसी होता है, हम कुछ ना कुछ फेस करते हैं. जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, स्कूल से कॉलेज जाना, कॉलेज से हम जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, सो हमारी लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो बहुत एडवर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वो ट्रांजिशनल स्टेट होते हैं जहाँ हम अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ता है. एंड दैट फेज इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन तो कहते हैं उसको, लेकिन उसी फेज़ की वजह से हमारा ग्रोथ जोन में हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, जिसे हम स्ट्रेच जोन भी कहते हैं. वहाँ एंटर कर जाते हैं. ये तो फेमिलियर सिचुएशन मतलब सबके साथ होती है. एंड हमारा जो लेवल ऑफ रिजिलियंस है वो एक अच्छे से बढ़ जाता है एंड हेल्दी एडेप्टेशन हो जाती है हमारे अंदर. सो रिजिलियंस की अगर बात करें तो रिजिलियंस की डेफिनेशन होता है कि फिनोमेना एज द एबिलिटी टू डिस्प्ले एडेप्टेशन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. ऐसे चैलेंजेस जिससे हमारी रूह कांप जाती है, जिसको देखकर हम डर जाते हैं और सोचते हैं भगवान हमारी लाइफ में ऐसा ना हो कभी. सो वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रिजिलियंस वो होता है जहाँ पे वो इंसान, वो पर्सन उन सिग्निफिकेंट चैलेंजेस से जिसको देखकर हमारी रूह काँप जाती है, उसको उसमें अपनी ऐसी एबिलिटी शो करते हैं जो जिसमें वो एडैप्ट कर जाते हैं, मतलब सर्वाइवल शो कर जाते हैं. उसको हम रिजिलियंस कहते हैं. इन्होंने श्रीनिवास रामानुजन का नाम तो सुना ही होगा आप सबने. ये बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें सही हैं. इनको एक इलनेस भी थी. इनके सिबलिंग्स की डेथ हो गई थी और इनके ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस
के बीच में इनको मूव करना पड़ता था। एंड इनके अंदर मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी एबिलिटी थी बचपन से, लेकिन इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि इनको बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता था। इस वजह से इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और पैसे नहीं होते थे कॉलेज की एजुकेशन के लिए, एंड इल हेल्थ तो थी ही इनकी, तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी जैसे तैसे और मैथमेटिक्स को परस्यू करते रहे। एंड फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी। और उनकी जो लाइफ के बारे में अगर और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितने सारे चैलेंजेस फेस किए एंड अपनी लाइफ को एक सिग्निफिकेंट बनाया। और जो मैथमेटिशियंस के नाम से वो कितने ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिजिलियंस रिसर्च बैकग्राउंड एंड अर्ली रिसर्च। पहले क्या रिजिलियंस रिसर्च कितनी हुई है रिजिलियंस के ऊपर, इसका बैकग्राउंड क्या है और अर्ली रिसर्चेस क्या हुई हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो अभी तक तो हम इनका ये इंट्रोडक्शन था कि रिजिलियंस क्या है, रिजिलियंस के बारे में इन्होंने बात की है ना। सो अब हम रिजिलियंस रिसर्च के बारे में करेंगे, इसके बैकग्राउंड और अर्ली रिसर्चेस क्या क्या हैं। बेसिकली जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम अभी तक की जो भी रिसर्चेज हुई हैं तो उसमें ये देखा गया है कि हमेशा हम फिक्सेशन की बात करते हैं। फिक्सेशन इन द सेंस हमारी जो रिसर्चेज हैं वो कोई नेगेटिव चीज़ को पकड़ के होती है कि क्या इशू था एंड इशू का सोल्यूशन क्या है। हम लेकिन उस पर्सपेक्टिव से नहीं देते कि पॉजिटिव किसी के अंदर क्या है और पॉजिटिव होने का के रीजंस क्या हैं। हम ये देखते हैं अभी तक की जो रिसर्चेस ज़्यादातर हुई हैं कि प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द इंडिविजुअल एंड हाउ टू फिक्स इट, वेज ऑफ फिक्सिंग दैट नेगेटिविटी, है ना। मेडिकल साइंसेज, साइकियाट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सब में यही चीज़ें हैं कि सफरिंग को ढूंढो एंड सफरिंग का सोल्यूशन निकालो। साइकोडायनामिक अप्रोच भी पॉपुलराइज हुई थी जिसको सिगमंड फ्रॉयड एंड एल्फ्रेड एडलर ने ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं इस फील्ड में, साइकोडायनामिक अप्रोच में। इनका भी यही था। इस तरह की जो रिसर्चेज होती हैं जिनमें हम निगेटिविटी के ऊपर रिसर्च करके उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं उसको बोलते हैं डेफिसिट बेस्ड अप्रोच। बट रिजिलियंस में तो हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ऐसे इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि साइकोपैथोलॉजिकल अप्रोच जो है वो भी साइकोलॉजी की जो रिसर्चेस जितनी भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यही रहा है बहुत दसों सालों से, है ना, डेकेड से, मैनी डेकेड्स। 1998 में प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमन जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने तब इसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई क्योंकि इन्हीं के ही अंडर ये सारी चीज़ें हो रही थी। उन्होंने एनकरेज किया रिसर्चेस जिसका अटेंशन ये था कि हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टडी अबाउट वाई पीपल फेल, हम ये स्टडी करें वाई पीपल सक्सीड। ऐसे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वाई पीपल फेल, लोग फेल क्यों होते हैं, आप ये सोचो कि हम सक्सीड क्यों होते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया फॉर्मूला कि सक्सीड कैसे होते हो तो सब लोग उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ना। सो दैट इज़ वाई जो सेलिगमन थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और इसमें इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोचेस यूज़ करी हैं कि जो भी अब पहले क्या होता था, हमने ये चीज़ें तो थी कि हम जो सिम्टम्स हैं उसको हम हटाएंगे, है ना, एलिविएशन मतलब हटाना, दूर करना। लेकिन हम स्ट्रेंथ्स भी बढ़ाने का काम करेंगे। सपोज कोई मेंटल इलनेस का पेशेंट आया है तो ऑब्वियसली मेंटल इलनेस है तो आप उसको तो ठीक करोगे, उसके बाद फिर आप उसकी स्ट्रेंथ ढूंढोगे एंड देन आप उसको और स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाएंगे। क्योंकि अगर आप ठीक करके छोड़ दोगे तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वापस वहीं गिर जाएगा आके, हो सकता है उसको वापस वही सिम्टम्स आ जाए। लेकिन जब आप उसको ठीक करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ से उसको आइडेंटिफाई करवा देंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आगे प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक, है ना। तो उसका थोड़ा सा हम इसीलिए सेलिगमन ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ का जब टर्म आता है इसका मतलब होता है आप टाइम के साथ स्टडी कर रहे हो, मतलब हर साल कुछ ना कुछ स्टडी होती है, मतलब एवरी ईयर, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मानी जाती है। कुछ कुछ गैप के बाद आप दोबारा स्टडी कर रहे हो सेम ग्रुप के ऊपर। सो 1950 में ये शुरू हो गई थी, कुछ चिल्ड्रन के ऊपर भी किया गया एंड
बहुत सारी जब ये मेंटल इलनेसेस एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हो जाती हैं उनके ऊपर, पॉवर्टी, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज लोगों में आते हैं। और जो हाँ, जो भी माल एडेप्टिव आउटकम्स आते थे बच्चों में, उसके पीछे कुछ रीज़न होता था, है ना? तो जो स्टडीज़ अभी तक हुई है उसमें यही पता चला है कि जो भी माल एडेप्टिव एक्टिविटी दिखती है आपको किसी में, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिसएडवांटेज्ड होता है। मे बी उनके पेरेंट्स बीमार थे, या मेंटल इलनेस के शिकार थे, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, प्रीनेटल प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले कॉम्प्लिकेशंस थी। एंड देन पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कुछ क्राइम होने का या कुछ माल एडेप्टिव प्रैक्टिस करने का। सो ये भी पता चला कि ऐसे जहाँ पे माल अडेप्टिव चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया अपनी इन सिचुएशंस में, और अपनी हार्डशिप्स को फेस करते हुए अच्छा कुछ शो किया उन्होंने, प्रोग्रेस शो की, पॉजिटिव शो किया। वो गंदी चीज़ों में नहीं पड़े, खराब चीज़ें होने के बाद भी, डिसएडवांटेज्ड होने की बाद भी। तो रिसर्चर्स जो थे, वो उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन उन बच्चों के ऊपर और भी पता लगाया जाए कि ऐसा क्या चीज़ था कि वो माल एडेप्टिव प्रैक्टिस में नहीं पड़े और पॉजिटिव करते गए चीज़ें अपनी लाइफ में, और बहुत सक्सेसफुल भी रहे। सो उन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स ढूंढे, आइडेंटिफाई करे, एंड प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस भी थे जो रिजिलियंस को समझने में हेल्प कर सकते थे। तो जो अर्ली रिसर्चेज हुई हैं उस वो स्पेसिफिक ग्रुप्स पे हुई। पहले तो बच्चे और एडोलेसेंट्स के ऊपर किया गया, उसके बाद लास्ट फ्यू डेकेड्स में बहुत सारे लोगों पे किया गया, बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके किया गया, जैसे कि एज ग्रुप्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एडवर्सिटीज़ जो थे, नेचुरल कैलामिटीज़, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, चाइल्डहुड अब्यूज़, मेंटल इलनेस, कम्युनिटी वायलेंस, एकेडमिक चैलेंजेस, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भी किया गया। पहले सिर्फ बच्चे या एडोलेसेंट्स के ऊपर करते थे, बाद में बहुत सारे एज ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, और ये जितने फैक्टर्स बताए इन सबको कंसीडर किया गया रिसर्च के टाइम पे। एक बायोग्राफी के बारे में बात किया आपने, चार्ली चैपलिन का तो नाम सुना होगा। चार्ली चैपलिन का एक्चुअल नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ। ये एक्टर भी थे, फिल्म मेकर भी थे। कॉमेडी इनका जॉनर था जिसमें वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं लोगों के बीच में। इनका बहुत ट्रबल्ड चाइल्डहुड था, और इनकी ऑटोबायोग्राफी अगर आपको पढ़ने को मिली हो या आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पढ़ना, उन्होंने अपने ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बारे में बताया है, उनकी मदर की मेंटल इलनेस के बारे में बताया, फादर की एब्सेंस के बारे में, अपनी पॉवर्टी के बारे में भी उन्होंने बताया। सो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और फिर भी उनका करियर कितना प्रॉस्पेरस था। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो इस तरह के हैं, जो अपनी एडवर्सिटीज़ में भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। नाउ 4 वेव्स ऑफ रेजिलियंस रिसर्च। कौन-कौन सी 4 वेव्स है रेजिलियंस रिसर्च की? 4 वेव्स में एक्चुअली रेजिलियंस रिसर्च की गई, एंड इसकी जो इमर्जेंस थी उसको 4 वेव्स में पढ़ते हैं। इनके यहाँ पे वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 बताया। वेव 1 क्या है? लिस्ट ऑफ रेजिलिएंट क्वालिटीज़ दैट प्रिडिक्ट सोशल एंड पर्सनल सक्सेस। पहले तो हम ये पता लगाएँगे कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से सोशल एंड पर्सनल सक्सेस होती है। फिर सेकंड वेव में पता लगाया गया प्रोसेसेस दैट लेड टू रिजिलियंस। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से रिजिलियंस हुई, इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ ऊपर वाले में पता लगाए थे, उन फैक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन भी हम पता लगाएंगे। देन थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम अर्लियर वेव्स थ्रू रिजिलियंस इंटरवेंशंस। रिजिलियंस इंटरवेंशंस जब हमने किए तो उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ की जा सकती हैं उसके बारे में भी किया। फोर्थ जो हुई वो रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल पाथवेज इंक्लूडिंग रिजिलियंस एट द सेलुलर एंड न्यूरल लेवल। अब हम बॉडीली लेवल पे भी उसको समझने की कोशिश करेंगे, सेलुलर एंड न्यूरल लेवल पे। तो जो फर्स्ट वेव रिजिलियंस रिसर्च की आई थी, उसने ऐसे उन फैक्टर्स के बारे में पता लगाया जिसने रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इंटरनल उसमें जो दो फैक्टर्स मेजरली पता चले वो सेल्फ एफिकेसी एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पता चला। सेकेंड वेव जो थी उसने फोकस किया था इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। जो पर्सन है, जिस जो रिजिलियंट पर्सन है उसका और उसके एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेशन आफ्टर डिसरप्शन। कि कैसे वो इंसान जो अपने एनवायरनमेंट में दोबारा अपने आप को सेट कर सका, उससे पहले
उसने क्या सफ़र किया था, एंड सफ़र करने के बाद वो जब दोबारा लाइन लाइन में आया, जब उसने अपनी लाइफ को दोबारा लाइन पे ले आया, तब वो पूरा प्रोसेस, उन दोनों का इंटरेक्शन समझने की कोशिश की सेकेंड वेव में। Wave 1 and 2 help to establish descriptions of the phenomena of resilience, provide clarity to related concepts and explore methodologies. So wave 1 और wave 2 जो थी उसमें हमने ये तीन चीज़ें समझी। एक तो resilience का phenomena समझा कि कैसे कोई resilient person की लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सेकंड, प्रोवाइड क्लैरिटी टू रिलेटेड कंसेप्ट्स, हमें क्लैरिटी भी मिली इस कंसेप्ट के जितने भी कंसेप्ट्स थे उसके बारे में। एंड एक्सप्लोर मैथोडोलॉजीज, और कौन कौन सी मैथोडोलॉजीज हैं उसको भी एक्सप्लोर किया। नाउ थर्ड वेव जब आई, थर्ड वेव में हमने क्या किया, मेथोडोलॉजीज मतलब कि क्या आगे हम पढ़ेंगे। वैसे तो मेथोडोलॉजीज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कौन कौन सी टाइप की रिसर्च यूज़ करी, आपने क्वांटिटेटिव करी कि क्वालिटेटिव की। अगर आपने रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपको याद होगा आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स्ड मेथड्स बहुत सारे होते हैं, वो सारे के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने कौन कौन सी रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया। जब थर्ड वेव आई तब हमने अंडरस्टैंड किया कैसे रिजिलियंस जो है इंटरेक्शन से डेवलप की जा सकती है। The ways in which findings from wave 1 and 2 may be implemented to enhance and promote resilience through resilience interventions। हम resilience intervention से resilience promote कर सकते हैं, और wave 1 और wave 2 में जो भी हमने findings की उनको use करके हम implement करना चाहते हैं। एंड वेव फोर्थ जो है उसमें हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग रिजिलियंस एट मल्टीपल लेवल्स। हमने रिजिलियंस को तरह तरह अलग अलग लेवल पे समझा। अभी तो हमने ऊपर वाले जो वेव्स थे उसमें हमने सिर्फ एक्सप्लोर किए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमने इंटरनल फैक्टर्स भी देखे, जैसे कि सेलुलर फैक्टर्स एंड न्यूरल फैक्टर्स, ये भी देखे, मतलब बॉडी बॉडी के अंदर ये भी देखा। लेड टू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू रिजिलियंस रिसर्च। और इस वजह से बहुत सारे जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं उसमें भी हमने रिसर्चेस करी हैं, जैसे कि न्यूरो साइंस में भी हमने इसके ऊपर रिसर्च की है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड रिलेटेड एरियाज, इन सब में भी हमने ये अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, इसमें भी रिजिलियंस रिसर्च की गई है। इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इन्होंने बोला है कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की लिस्ट बनाओ, मेरा नाम भी ले सकते हो वैसे मैं थोड़ी सी फेमस हूँ, और उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ को आप डालो। एंड ये भी पता करो कि वो उनके डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्या फेस किए उन्होंने। एंड जैसे कि पॉवर्टी, मेंटल इलनेस, चाइल्डहुड एब्यूज़, वर्क रिलेटेड चैलेंजेस, सोसाइटल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एंड उनके नेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्होंने कुछ के तो नाम लिखे हैं, आप चाहे तो इनकी बायोग्राफीज़ अगर अवेलेबल है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, तो आप ज़रूर इनके इनके बारे में पढ़ें, तो आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा एंड मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज पार्ट 1 ऑफ यूनिट 9 जो मैंने अभी कंप्लीट किया। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इससे, बट सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो एक बार आप मेरे वीडियो पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करें एंड फिर नोट्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।